जून 2025 का महीना मध्य पूर्व के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक एक विनाशकारी संघर्ष चला। यह युद्ध 12 जून को शुरू हुआ और 24 जून को एक तनावपूर्ण युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। इस संघर्ष की शुरुआत इजराइल द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों से हुई, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन जैसे नाटकीय नाम दिए गए। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खत्म करना और उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से निष्क्रिय करना था। इस ऑपरेशन में इजराइल अकेला नहीं था, बल्कि उसे अमेरिका का भी भरपूर साथ मिला, जिसने अपने सबसे आधुनिक V2 स्टील्थ बॉम्बर्स सहित 125 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को इस जंग में झोंक दिया। इस सैन्य अभियान का पैमाना बहुत बड़ा था। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को अपना निशाना बनाया। ये हमले इतने सटीक और विनाशकारी थे कि उन्होंने ईरानी रक्षा प्रणाली को लगभग पंगु बना दिया। ईरान ने भी चुपचाप बैठना स्वीकार नहीं किया और जवाबी कार्रवाई की। उसने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल और कतर में स्थित अमेरिका के विशाल अल उदीद एयरबेस की ओर कर दिया। हालांकि इजराइल के उन्नत आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये 12 दिवसीय युद्ध केवल आसमान में ही नहीं लड़ा गया, बल्कि जमीन पर भी इसके गहरे निशान पड़े। दोनों तरफ के लोगों ने डर और अनिश्चितता के साये में दिन गुजारे। इजरायली शहरों में हवाई हमलों के सायरन गूंजते रहे, तो वहीं ईरान के शहरों पर बमबारी ने तबाही मचा दी। इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जानें गईं, जिनमें सैन्य अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल थे। ईरान को अपने कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को खोना पड़ा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह संघर्ष उस समय थमा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया, जो आज भी लागू है, लेकिन तनाव की तलवार अब भी लटक रही है। इस युद्ध ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आधुनिक तकनीक और हवाई ताकत किसी भी संघर्ष का रुख कितनी तेजी से बदल सकती है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो रणनीति अपनाई, वह ईरान के लिए अप्रत्याशित और विनाशकारी साबित हुई। सीरिया जैसे पड़ोसी देश का इजराइल को अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने देना भी ईरान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है। इस घटना ने न केवल ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया, बल्कि क्षेत्र में उसके प्रभाव को भी कमजोर कर दिया। 12 दिनों के इस छोटे से युद्ध ने मध्य पूर्व की राजनीति में ऐसे बदलाव लाया, जिनका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा और इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा और दूरगामी परिणाम ईरान के दशकों पुराने परमाणु कार्यक्रम को हुआ भारी नुकसान है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने हमलों के बाद की स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत भारी नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कमर जरूर टूट गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, पेंटागन और इजरायली परमाणु ऊर्जा आयोग के विशेषज्ञों का भी यही मानना है। उनके अनुसार इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है, जिससे उसके परमाणु बम बनाने की महत्वाकांक्षाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। हमलों का केंद्र ईरान का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला फोर्दो परमाणु संयंत्र था। यह संयंत्र एक पहाड़ के नीचे गहरी सुरंगों में बनाया गया था, ताकि किसी भी हवाई हमले से बचा जा सके। लेकिन अमेरिका के शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों ने इस सुरक्षा कवच को भी भेद दिया और फोर्दो के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमलों से पहले ईरान ने लगभग 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया था, जो लगभग 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। विशेषज्ञों का मानना था कि ईरान इस भंडार को केवल 3 हफ्तों में हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदल सकता था, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। इस विनाश के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने हमलों से ठीक पहले लगभग 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीरों से भी ऐसे कुछ संकेत मिले हैं, जिससे यह आशंका बनी हुई है
कि ईरान के पास अभी भी कुछ मात्रा में महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री मौजूद हो सकती है, लेकिन उसके संवर्धन संयंत्रों की तबाही के बाद उस सामग्री को हथियार में बदलना अब लगभग असंभव हो गया है। इस युद्ध में ईरान को न केवल अपने परमाणु ठिकानों का नुकसान हुआ, बल्कि उसने अपने कम से कम 6 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को भी खो दिया, जिनकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। मानवीय क्षति के आंकड़े भी दिल दहला देने वाले हैं। इन 12 दिनों के हमलों में ईरान में कम से कम 627 लोग मारे गए, जिनमें देश के शीर्ष सैन्य कमांडर हुसैन सलामी, मोहम्मद बघेरी और अमीर अली हाजीजादेह शामिल थे। इसके विपरीत ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। ईरान ने अपने 60 प्रमुख हस्तियों के लिए एक विशाल राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। हालांकि इस दौरान सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी की सार्वजनिक अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस युद्ध ने ईरान को सैन्य, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक हर स्तर पर गहरा आघात पहुंचाया है। इस विनाशकारी युद्ध के बाद कूटनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें अमेरिका ने एक दिलचस्प प्रस्ताव ईरान के सामने रखा है। अमेरिका ने ईरान को यूएई मॉडल अपनाने की सलाह दी है। इस मॉडल के तहत अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए $30 बिलियन का भारी भरकम निवेश करेगा और उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देगा। लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त है, ईरान को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन का काम पूरी तरह से बंद करना होगा। यह प्रस्ताव ईरान के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां एक तरफ आर्थिक समृद्धि का रास्ता है तो दूसरी तरफ अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए त्यागना होगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी कूटनीति भी ईरान के रुख के कारण जटिल हो गई। जब ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमलों के बावजूद इसे अपनी जीत बताया, तो ट्रंप ने ईरान से प्रतिबंध हटाने के अपने विचार को त्याग दिया। इस घटना ने दिखाया कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई जानकारों ने इजराइल और अमेरिका के इन हमलों को अवैध ठहराया है। उनका तर्क है कि मीडिया ग्रुप पीसफुल आयरेनियन सिटी स्ट्रीट्स मैप शोइंग मिडिल ईस्ट with no attack arrows at its stock at a distribute underscore equally, ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया था और न ही उसके पास परमाणु हथियार थे, इसलिए यह एक तरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो पावर के कारण इस पर कोई कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। इस संघर्ष का एक बड़ा और चिंताजनक परिणाम परमाणु अप्रसार संधि के भविष्य पर पड़ा है। यह संधि दुनिया के देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब ईरान जैसे देश पर, जो इस संधि का हिस्सा है, इस तरह से हमला होता है, तो दूसरे देशों को एक गलत संदेश जाता है। कई देश अब यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो परमाणु हथियार बनाना ही एकमात्र रास्ता है। यह प्रवृत्ति वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है और हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर सकती है, जो किसी के भी हित में नहीं होगी। यह युद्ध केवल ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक बिसात को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां ईरान कमजोर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और उसके सहयोगी देशों की स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन यह शांति बहुत नाजुक है। यमन के हूती विद्रोहियों ने युद्ध विराम के बाद भी इजराइल पर मिसाइलें दागी, जो दिखाता है कि ईरान के प्रॉक्सी समूह अभी भी सक्रिय हैं। वहीं हिजबुल्लाह और इराकी शिया मिलिशिया जैसे बड़े गुटों ने इस संघर्ष में कोई खास भूमिका नहीं निभाई, जो कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। इस घटना ने मध्य पूर्व की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं, जिनकी दिशा अभी तय होनी बाकी है। इस युद्ध ने न केवल ईरान की आंतरिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि इजराइल के अंदर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। युद्ध विराम लागू होने के तुरंत बाद इजराइल के शहर तेल अवीव में 30,000 से अधिक लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सरकार गाजा में चल रहे युद्ध को तुरंत समाप्त करे और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की वापसी सुनिश्चित करे। यह प्रदर्शन दिखाता है कि इजरायली जनता भी लंबे समय से चल रहे संघर्षों से थक चुकी है और अब शांति चाहती है। आज की तारीख में भी गाजा में 50 इजरायली बंधक हैं,
जिनमें से केवल 20 के ही जीवित होने की उम्मीद है, जो हर इजरायली के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ईरान में हमलों के बाद सरकार ने अपने ही लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने देश के अंदर विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। विशेष रूप से कुर्द क्षेत्रों में कार्रवाई तेज कर दी गई है और 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह दिखाता है कि ईरानी शासन बाहरी हमलों से जितना डरा हुआ है, उतना ही उसे अपने देश के अंदर उठ रहे विरोध के स्वरों से भी डर लगता है। सरकार इस मौके का इस्तेमाल अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए कर रही है, जिससे ईरान के आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का फैसला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने इजरायली लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह फैसला दिखाता है कि मध्य पूर्व में पुराने दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। सीरिया के इस कदम ने ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया और उसकी स्थिति को काफी कमजोर बना दिया है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में शक्ति का संतुलन अब इजराइल और उसके अरब सहयोगियों के पक्ष में झुकता जा रहा है, जो ईरान के घटते प्रभाव का संकेत है। आज 29 जून 2025 को युद्ध विराम भले ही लागू है, लेकिन हवा में तनाव खुला हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होगा, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ गाजा में भी शांति की एक क्षीण आशा जगी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले सप्ताह तक वहां संघर्ष विराम हो सकता है। यह युद्ध एक नाटकीय घटना थी, जिसके परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आते हैं। मध्य पूर्व एक ऐसे चौराहे तक खुला है जहां से शांति और विनाश दोनों के रास्ते निकलते हैं। भविष्य की सोच बदलती है। इस क्षेत्र के नेता नीति और समझदारी का रास्ता चुनते हैं या फिर टकराव का